बैक पॉकेट में वॉयलेट रखने से क्या होता है और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रिक फैन अपने आप ही रात में बंद क्यों हो जाते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको डॉल्फिन की एक ऐसी आवाज सुनाने वाला हूं जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि बहुत सी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी कोई भी डॉल्फिन किसी भी इंसान के पास होती है तो उसकी आवाज उस आवाज से बिल्कुल ही अलग होती है जब वो दूसरी डॉल्फिन्स को किसी भी खतरे के बारे में बताती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने डॉल्फिन की उस आवाज को सुना है जो कि वो सिर्फ दूसरी डॉल्फिन्स के लिए ही समुद्र के अंदर प्रोड्यूस करती है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुना ही देता हूं। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि साल 1959 में एक बेहद ही छोटे टाइम पीरियड के लिए एंटी बैंडेड बैग्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जिनको कुछ इस तरीके से किसी भी इंसान की रिस्ट से कनेक्ट किया जाता था। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सी नई बात है, तो चलिए आपको मैं कुछ नया भी दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों जैसे ही इन बैग्स को किसी भी चोर के द्वारा ओनर के हाथों से छीना जाता था तो इनके अंदर का मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता था जिसके चलते हुए इस बैग के अंदर से कुछ इस तरीके का स्मोक और वाइब्रेशन बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होने लगता था जिससे डरकर वो चोर तुरंत ही इस बैग को छोड़कर भाग जाया करता था। लेकिन क्योंकि आगे चलकर चोरों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया तो वो दोबारा से ही अपने काम पर लग गए और इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इंसान दिख रहा है उसकी कहानी इतनी दुख भरी है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये कोई इंसान है ही नहीं। असल में दोस्तों ये है एक बेहद ही रियलिस्टिक ब्रोंज एंड वैक्स स्टैचू जिसको कि फ्लोरिडा के ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साल 1986 में बनाकर तैयार किया गया था। एंड ऑनेस्टली उस समय इतना ज्यादा रियलिस्टिक स्कल्पचर बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस स्कल्पचर को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है जो अच्छे अच्छों को भ्रम में डाल देता है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में बेचे जाने वाले सभी टेबल फैंस में टाइमर को भी लगाया जाता है, लेकिन आखिर एक इलेक्ट्रिक फैन में टाइमर का क्या काम? असल में दोस्तों सभी साउथ कोरियंस का ऐसा मानना है कि अगर वो रात में सोते वक्त सभी खिड़की और दरवाजे को बंद करके किसी भी टेबल फैन को चलाएंगे तो उसकी हवा से उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जिसकी वजह से उनका देहांत भी हो सकता है। और ये मिथ साउथ कोरिया में फैन डेथ के नाम से जाना जाता है जिसे खुद वहां की गवर्नमेंट ने साल 1970 की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से बचने के लिए लोगों के बीच फैलाया था। एंड बिलीव मी ये साउथ कोरिया में बहुत बड़े स्केल पर फैला हुआ है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने बहुत सी कंट्रीज में कुछ इस तरीके की पोर्टेबल टॉयलेट्स को काफी बड़े स्केल पर सड़कों के किनारे लगा हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए की कोलोराडो एक ऐसी जगह है जहां पर विंटर सीजन में इन तरीके की टॉयलेट्स का इस्तेमाल चाहकर भी लोगों को नहीं करने दिया जाता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों कोलोराडो में विंटर सीजन में बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं और अगर उस कंडीशन में अगर किसी के भी द्वारा सिर्फ इन टॉयलेट्स का दरवाजा ही खोला जाता है तो ये कुछ इस तरीके से उस इंसान को हवाई सफर करा देती हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कोलोराडो के विंटर सीजन में इन तरीके की सभी टॉयलेट्स का दरवाजा पहले से ही लॉक करके रखा जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि पेरू में मौजूद कहते रहता वेलो दे ला नोविया इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा वाटरफॉल है जो कि नेचुरली कुछ इस तरीके से एक ब्राइड यानी कि दुल्हन की शेप में बहता है और इसी की वजह से ये पेरू का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। एंड ऑनेस्टली ये वाटरफॉल अपने आप में खूबसूरत जरूर है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने किसी भी बैट की नॉर्मल साउंड को तो जरूर सुना होगा। जी हाँ यही आवाज। साथ ही साथ दोस्तों आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा कि बैट अंधेरी जगहों में डायरेक्शन का पता लगाने के लिए एक बेहद ही हाई फ्रीक्वेंसी पर आवाज को प्रोड्यूस करती है जो कि जब उसके सामने मौजूद ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस बैट पर पहुंचती है तो उसे अपने आसपास की जगह और लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि आवाज काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रोड्यूस होती है तो ये हमें कभी भी सुनाई नहीं देती। तो जो चीज हमें कभी भी सुनाई नहीं देती वही तो सुनाते हैं हम। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि साल 1976 से लेकर 1983 तक अर्जेंटीना में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चली थी जिसके तहत अगर आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलते थे या फिर प्रिंट करते थे तो आपको जेल या फिर आपकी बुक्स को बैन कर दिया जाता था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टाइम पीरियड के दौरान अर्जेंटीना में बहुत बड़े स्केल पर बुक्स को बैन किया गया। तो सवाल तो आखिर ये उठता है कि फिर आखिर उन बैंड बुक्स का
क्या किया गया? असल में दोस्तों अर्जेंटीनियन आर्टिस्ट मार्टा मिनुजिन के द्वारा उन सभी बुक्स से कुछ इस तरीके की बेहद ही खूबसूरत और बड़ी जर्मन टेंपल की एक रेप्लिका को बनाकर तैयार किया गया है, जो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत और यूनिक है कि दूर दूर से लोग सिर्फ इसी को ही देखने आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक बेहद ही खूबसूरत स्कल्पचर को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 14। सभी लिविंग क्रिएचर्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं और इन सभी सेल्स की क्वालिटी होती है कि जरूरत पड़ने पर ये चंद ही मिनट्स में बॉडी के इन्फेक्टेड एरिया तक अपने आप ही पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिर ये सेल्स ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसका पता लगाने के लिए कुछ साल पहले साइंटिस्ट के द्वारा एक बेहद ही यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया। असल में दोस्तों उन्होंने 100 से भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक मेज को बनाकर तैयार किया, जिसमें अट्रैक्टेंट लिक्विड को डालने के बाद बहुत बड़ी तादाद में सेल्स को छोड़ा गया। स्ट्रेंज बात यह थी दोस्तों कि उन सभी सेल्स में से कोई एक सिंगल सेल भी ऐसी रो में एंटर हुआ ही नहीं जो कि काफी ज्यादा लंबी या आगे जाकर बंद थी, और इसी कारण ये कुछ इस तरीके से कुछ ही देर में उस मेज को सॉल्व करते हुए उसके एंडिंग पार्ट से कुछ इस तरीके से बाहर निकल गए। और ये चीज कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि हमारे अंदर मौजूद सेल्स में भी एक ऐसा सेंस होता है जिसकी वजह से वो अपने आप ही शॉर्टेस्ट वे को डिटेक्ट करके सही डेस्टिनेशन तक कम से कम समय में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल एक ऐसे कंपटीशन को भी खेला जाता है जिसके बारे में सुनने के बाद आपके कान, नाक और पता नहीं कहां से धुआं निकलने लगेगा। असल में दोस्तों चाइना में हर साल चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट को किया जाता है, जिसमें बहुत से लोगों को कुछ इस तरीके से बहुत सी रेड चिलीज के बीच बिठाकर उनको काफी ज्यादा तीखी रेड चिलीज को खिलाया जाता है, और जो भी इंसान 1 मिनट में 50 रेड चिलीज खा जाता है उसको उसकी बहादुरी की तर्ज पर 24 कैरेट का एक गोल्ड का कॉइन भी दिया जाता है। एंड ऑनेस्टली इसे देखने के बाद मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है कि नेक्स्ट दिन जब ये वॉशरूम जाते होंगे तो उस दिन तो तहलका ही मच जाता होगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में ऐसे बहुत से लगेज बैग्स तो जरूर देखे होंगे जिनके नीचे कुछ इस तरीके के छोटे व्हील्स को इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन्वेंटर्स को इस तरीके के लगेज बैग्स बनाने का आइडिया किसे देखकर आया? असल में दोस्तों साल 1930 में लंदन में सबसे पहली बार कुछ इस तरीके के लगेज बैग कैरियर्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके अंदर किसी भी बैग को डालकर कुछ इस तरीके से उसको कैरी किया जा सकता था, और ये चीज यूके में उस समय बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हुई थी, जिसे देख आगे चलकर इन्वेंटर्स ने उन व्हील्स को बैग के साथ ही अटैच कर दिया। सो फाइनली अब आप लगेज बैग की एक बेहद ही अमेजिंग हिस्ट्री को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इटली में कुछ इस तरीके के डे लाइट फायरवर्क्स को भी बनाया जाता है, जिन्हें जब चलाया जाता है तो ये सबसे पहले कुछ इस तरीके की स्मोकी और कलरफुल क्लाउड्स को बनाते हैं, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से अपनी बेहद ही खूबसूरत परफॉर्मेंस का जादू लोगों के बीच बिखेरते हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इन तरीके के फायरवर्क्स इटली में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हैं, क्योंकि इन तरीके के फायरवर्क्स को चलाने के लिए आपको रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या इस फैक्ट से पहले आप इन अमेजिंग फायरवर्क्स के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा का स्पूर्स क्रीक इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा विलेज है जहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी लोगों पर कार की जगह कुछ इस तरीके के मिनी प्लेन्स हैं। असल में दोस्तों ये एक पायलट कम्युनिटी वाला विलेज है जहां पर सभी लोगों के पास प्लेन उड़ाने के लाइसेंस हैं, जिसके चलते हुए वो दूसरे स्टेट्स के किसी भी शहर में आने जाने के लिए व्हीकल्स की बजाय कुछ इस तरीके से अपने प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज इस जगह को यूनिक और एक बेहद ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी बनाती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। क्या किसी इंसान को पैरेट इतने ज्यादा पसंद हो सकते हैं कि वो खुद को ही एक चलते फिरते पैरेट में कन्वर्ट कर दे? सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना? तो जरा मिलिए टेड रिचर्ड्स से, जो कि इंग्लैंड के एक निवासी हैं, और इन्हें पैरेट इतने ज्यादा पसंद है कि इन्होंने अपने फेस पर सर्जरी कराकर कुछ इस तरीके के स्पाइक्स और टैटूज गुदवाने के साथ साथ अपने दोनों ही कान कटवा दिए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू टेड अब वो एक ऐसे सर्जन को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी नाक को भी काटकर एक पैरेट की चोंच में कन्वर्ट कर दे, और सच में ये पागलपन है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि सन की सबसे ऊपरी लेयर को कोरोना के नाम से जाना जाता है, जिसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल्स की वजह से अक्सर मैग्नेटिक फील्ड बनती रहती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सन के ऊपर हमें कुछ इस तरीके की सन फ्लेयर्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 19 जुलाई साल 2012 में सन के सरफेस पर इतनी ऊंची फ्लेयर उठी थी कि सिर्फ उसी फ्लेयर में कम से कम 10 पृथ्वी जैसे ग्रह समाये जा सकते थे, और ये अभी तक उठी सन के सरफेस पर सबसे ज्यादा ऊंची फ्लेयर भी मानी जाती है। तो अगर ये इतनी खास है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सन की उसी फ्लेयर को उठता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप स्केल की तर्ज पर पृथ्वी को भी इस फ्लेयर के एरिया से कंपेयर कर सकते हैं, और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा लाजवाब है। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बर्थडे केक के ऊपर कैंडल्स को लगाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये प्रथा
कहां से आई? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एंशिएंट ग्रीस में लोग हर महीने अपनी एक गॉडेस की पूजा किया करते थे जिन्हें वो चांद की देवी माना करते थे, और इसीलिए वो हर महीने चांद की शेप से इंस्पायर होकर राउंड केक्स को बनाया करते थे और उन केक्स पर कैंडल्स को लगाकर उन्हें वो बाहर खुले में रख दिया करते थे। असल में दोस्तों लोगों का ये मानना था कि अगर उस कंडीशन में किसी भी विश को मांगकर उन कैंडल्स को बुझाया जाएगा तो उन कैंडल से निकलने वाला स्मोक उनकी विशेष और प्रेयर्स को चांद तक पहुंचा देगा। और उसी के बाद जब केक को बर्थडे की टच पर एडॉप्ट किया गया तो इसके ऊपर लगने वाले कैंडल्स के कॉन्सेप्ट को भी एज इट इज एडॉप्ट कर लिया गया, और इसीलिए प्रेजेंट डेट में हम केक को कट करने से पहले कैंडल्स को फूंक मारकर बुझा देते हैं। सो आई थिंक आज आपने कुछ नया तो जरूर जाना होगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी सिटीज में हमें कुछ इस तरीके के फूड स्टॉल्स देखने को मिलते हैं, और ये ट्रेंड काफी ज्यादा फैंसी और नया भी है, राइट? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो। असल में दोस्तों अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रोम में कुछ इस तरीके के स्ट्रीट फूड और ड्रिंक स्टॉल्स की खोज की गई है जिन्हें लगभग 79 एडी के आसपास बनाया गया था। मतलब ये ट्रेंड इतने साल पहले भी रोम में इसी तरीके से चलता था, तो ये कहना काफी हद तक सही होगा कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने एंशिएंट रोम से ही इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जहां पर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के कपल्स शादी से पहले ट्राई करते हैं कि वो अपने थोड़े से वेट को लूज कर लें ताकि शादी के दिन वो काफी ज्यादा परफेक्ट दिखें, तो वहीं क्या आपको पता है कि अफ्रीका की एक कंट्री मॉरिशियाना की एक प्रथा के अनुसार वहां पर होने वाली दुल्हन को जोर जबरदस्ती खिलाकर ज्यादा से ज्यादा मोटा किया जाता है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि होने वाली दुल्हन जितनी ज्यादा हेल्दी होगी वो उतने ही ज्यादा गुड लक और वेल्थ को घर में लेकर आएगी, और यही वो कारण है जिसके लिए बकायदा यहाँ पर शादी से पहले फैट कैंप्स को भी लगाया जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 4। एक मूवी में कितने सॉन्ग्स हो सकते हैं? 6, 7, मैक्स टू मैक्स 10, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1932 में रिलीज हुई इंद्र सभा इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी मूवी है जिसमें 72 गाने यानी कि सॉन्ग्स थे, और अगर टोटल इन सॉन्ग्स के रन टाइम को देखा जाए तो वो लगभग 211 मिनट बनता है। मतलब मूवी के अंदर गाने थे या गाने के अंदर मूवी थी, ये बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ऐसा ही था, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मूवी के नाम दुनिया की सबसे ज्यादा सॉन्ग्स वाली मूवी होने का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स या फिर लीव्स को तो जरूर देखा होगा जिनको खाने के बाद हमें सारी ही मीठी चीजें फीकी लगने लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बेरी भी मौजूद है जिसको खाने के बाद हमें सारी ही चीजें मीठी लगने लगती हैं। असल में दोस्तों इस बेरी को मिरेकल बेरी के नाम से जाना जाता है जो कि यूजुअली वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। असल में दोस्तों इस बेरी के अंदर एक बेहद ही यूनिक प्रोटीन होता है जो कि हमारी टेस्ट बड्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। आप जैसे ही कोई भी इंसान फीका, तीखा या फिर कड़वे फूड को कंज्यूम करता है, फिर भी हमारे टेस्ट बड्स को उस फूड की बजाय उस प्रोटीन का ही टेस्ट आता है, एंड एज अ रिजल्ट हमें बेस्वाद चीज भी काफी ज्यादा मीठी लगने लगती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बेल्जियन शेफर्ड ब्रीड डॉग रूबी को अपनी सराहनीय सेवाओं की वजह से डॉग ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ रूबी इस अवार्ड को पाने वाली सबसे पहली फीमेल डॉग है, एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1। बैक पॉकेट में वॉलेट रखने से क्या होता है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से लोग अपनी जीन्स या फिर पैंट की बैक पॉकेट में वॉलेट को रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो आसानी से उसको निकालकर किसी भी ट्रांजैक्शन को कर सकें, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बैक पॉकेट में वॉलेट रखने से उसका असर हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर किस तरीके से पड़ता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको एक स्ट्रेंज सच्चाई भी बता ही देता हूं। असल में दोस्तों बहुत सी रिसर्च में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर आप अपनी बैक पॉकेट में किसी भी वॉलेट को रखकर सिर्फ 15 मिनट तक ही किसी भी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो उस कंडीशन में 15 मिनट के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिगामेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं लिगामेंट्स की वजह से काफी हद तक अपने बैलेंस को मेंटेन रख पाती है, और दोस्तों यही वो कारण है जिसकी वजह से अगर आप बैक पॉकेट में वॉलेट को रखकर महज आधा घंटा ही कहीं पर ही बैठते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड अपने अलाइनमेंट को चेंज करना शुरू कर देती है। अब अगर इस चीज को डेली या फिर काफी लंबे समय तक दोहराया जाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी परमानेंट स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट चेंज या फिर स्लिप डिस्क की बन जाती है, जिसके चलते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे से कुछ इस तरीके से अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देती है, और इस कंडीशन में शुरू हो जाता है काफी तेज बैक पेन। और इस चीज को आपने भी नोटिस जरूर किया होगा कि एक एज के बाद बहुत से लोगों को बैक पेन की शिकायत रहती है, भले ही वो काफी ज्यादा हैवी वेट
ना उठाते हो। तो हमेशा ये कोशिश करें कि बैठते समय आप अपनी बैक पॉकेट से वॉलेट को निकाल दें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।